हेलो बच्चों, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का पहला टॉपिक। देखो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्लास 11th में तो है ही, इसके एप्लीकेशन आपको क्लास 12th के चैप्टर में भी मिलेंगे। तो एक ऐसा बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट है जिसके बिना हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो इसमें बेसिकली एक कैलकुलेशन पार्ट है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक बातों से, जहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक चीज़ें आती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग लेक्चर को पूरा जरूर देखिएगा। आपके सारे लेक्चर मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा वन बाय वन, डेली का डेली अपलोड करूंगा। सो सभी लोग वन बाय वन चलो स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम होंगे कामयाब एक दिन कामयाब होने के लिए ही पढ़ना है। सो ऐसी स्टडी करनी है कि धीरे 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 इतना अपने नॉलेज को बिल्टअप कर लेना है, जहां से हम लोग कोई कंपटीशन में बैठे तो ऐसा ना रह जाए कि क्वालिफाई होने का नाम न ले, क्वालिफाई करके ही मानना है। सो लेट्स प्रोसीड विथ मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर। हम लोग स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहले व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट, ये मोल कॉन्सेप्ट है क्या और हम मोल कॉन्सेप्ट क्या पढ़ने वाले हैं। तो बिगिनिंग यहीं से होती है मोल कॉन्सेप्ट में। देखो आप एटम्स की बात करते हो, है ना, एटम्स की बात करते हो। एटम वर्ड कहाँ से है, एटम की डिस्कवरी कैसे हुई, ये सारी बातें तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। बट अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर्स को, मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या, तो लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स अराउंड अस विच वी कैन फील एंड सी। अपने आसपास जहां आप खड़े हो या बैठे हो या लेटे हो, जो भी कर रहे हो, आपके आसपास जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं, जो भी चीज आप फील कर पा रहे हो आपके आसपास में है, सब क्या है, मैटर होता है। मैटर बहुत ही बेसिक चीज होता है जो कुछ न कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, जिसका कुछ न कुछ मास होता है। तो वही है, आप क्या देख रहे हो, लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, एटम है, पार्टिकल है, गैसेज हैं, मतलब वाटर वेपर्स हैं, कुछ भी प्रेजेंट होगा आपके आसपास, सब प्रेजेंट है लार्ज नंबर। कुछ को आप फील कर सकते हो और कुछ को आप देख सकते हो। तो अगर हम फील कर पाए या सी देख पाए, ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। सो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सर्टेन मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर एक्चुअली क्या है, वो कोई भी चीज, हम क्या है, मैटर है। हमने इस पूरे ब्रह्मांड का कुछ न कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है और मेरा कुछ न कुछ मास है। ये जो आप देख रहे हो ये भी मैटर है। मैटर क्या है, इसने कुछ न कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया ना ओपन स्पेस का, और इसका कुछ न कुछ मास होगा। तो कोई भी ऐसी चीज जो क्या करता हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, स्पेस ऑक्यूपाई करने के साथ साथ इसके पास क्या हो, मास होगा, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। ऐसे कंपाउंड को हम लोग मैटर कहते हैं। तो मैटर बेसिकली आपके होते हैं तीन टाइप के, जो क्लास 10th में आपने पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके अलावा दो और आपने पढ़ा होगा, प्लाज्मा पढ़ा होगा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होते हैं। वो दो और टोटल 5 बोलते हैं मैटर के जो टाइप्स हैं। हमें मैटर पे डिस्कशन नहीं करना, हमें मोल पे डिस्कशन करना है। तो चलो मोल पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब मोल कॉन्सेप्ट की बात आई थी तो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था डाल्टन। डाल्टन ने एक थ्योरी दिया जिसका नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखो भैया ये सबसे बेसिक थ्योरी है, क्लास 11th स्टूडेंट के लिए ये थ्योरी लिखने को भी आता है। बट हमें क्लास 12th या उसके ऊपर अगर आप जेई नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो या अपर लेवल पे, तो इन थियरीज के बारे में जानकारी रखनी होती है, क्योंकि नेक्स्ट थियरी जो डेवलप होगी वो इनका बेस होता है, इनमें मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो आइए देखते हैं डाल्टन साहब ने कौन सी थियरी दिया, इस थियरी में क्या इंपॉर्टेंट बातें थी। तो जॉन डाल्टन नाम था इनका, जॉन डाल्टन। इन्होंने सबसे पहले बताया एटम के बारे में, कोई थियरी दिया, एटम के बारे में अपना एक विचार रखा, उसे हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले फर्स्टली डेवलप ए थियरी ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मैटर के स्ट्रक्चर पे एक थियरी डेवलप किया जिसको आज हम जानते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के नाम से। ये बहुत ही फेमस थियरी है, एटम के या मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में ये बताता है। ये बहुत ही फेमस थियरी है। इन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए जो आपके सामने है। सबसे पहला पोस्टुलेट क्या था कि एटम मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल, ठीक है, सॉरी मैटर, एटम नहीं, मैटर जो होता है मेड अप ऑफ, कोई भी मैटर जो आप जानते हो, मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इनडिविजिबल, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, उन छोटे छोटे एटम्स को क्या कहते हैं हम लोग, छोटे छोटे पार्टिकल्स को एटम्स कहते हैं। तो कोई भी मैटर जो होता है वेरी इनडिविजिबल, वेरी स्मॉल एंड इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बना है, छोटे छोटे नॉन डिवाइड होने वाले पार्टिकल से मिलके बना होगा, उसे क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। इनका पहला स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला कि ऑल द एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट आपको दिया गया है, एलिमेंट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है, ठीक है, एलिमेंट क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, जिसमें आइडेंटिकल एटम जुड़े होते हैं। जैसे S8 एलिमेंट है, S8 एलिमेंट है,
ओजोन O3 एलिमेंट है। एलिमेंट प्योरेस्ट फॉर्म होता है जिसमें एक ही टाइप के क्या होते हैं, एटम्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसे एलिमेंट कहते हैं। बट जब एक से अधिक टाइप के एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं तो उनको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं, और दोनों प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर होता है। तो इसने क्या बोला कि ऑल द एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट, किसी भी दिए गए एलिमेंट का जो एटम होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। सारे एटम्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू मास, शेप एंड साइज। मतलब कि अगर कोई एलिमेंट हमने सल्फर 8 आपको दे दिया तो सल्फर 8 का क्या है, सभी एटम जो सल्फर है आइडेंटिकल होंगे, उनका शेप समान होगा, मास समान होगा, साइज भी समान होगा। ये डाल्टन साहब ने कहा था। तीसरा स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब कि एनर्जी की तरह है, एनर्जी वैसे होता है, एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय, बट एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एटम सिमिलरली इन्होंने बोला कि एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ एक टाइप के एटम को दूसरे टाइप के एटम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इन्होंने ये बात बताया। और फोर्थ बात इन्होंने क्या बताया, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन नेचर। मतलब डिफरेंट एलिमेंटों के जो एटम होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे सल्फर का एटम S है, ओजोन का O होगा, ऑक्सीजन का O2 में O होगा, हाइड्रोजन में H2 में H होगा। तो अलग अलग, फॉस्फोरस P4 होता है, तो फॉस्फोरस क्या होगा, P4 में सभी फॉस्फोरस होंगे। तो अलग एलिमेंटों का एटम अलग होता है, बट एक ही एलिमेंट के सभी एटम क्या होते हैं, समान होते हैं। ये 4 बातें डाल्टन साहब ने बताई थी। आप लोग को पता है इनमें से कितनी बातें इनकी सही है, इनमें से कितनी बातें इनकी सही है। एक और स्टेटमेंट था पांचवा, एटम इज अ न्यूट्रल। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट भी यहाँ पे ऐड करिएगा। पांचवा इनका स्टेटमेंट जो था वो ये था कि एटम न्यूट्रल होता है, एटम इज न्यूट्रल। ये पांचवा स्टेटमेंट था। तो इनके 5 स्टेटमेंट में केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स फेल हो गए। वो मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले इनका पहला स्टेटमेंट बच्चों क्या है, द फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, उसी से मिलके क्या होते हैं, मैटर बना होता है। बट हम सब लोग जानते हैं कि एक एटम, लिमिट्स यहां बोल सकते हैं ना, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। ठीक है, इनके थियरी में जो लिमिटेशन था उसकी बात करो। एटम बोला सबसे स्मॉलेस्ट है, बट हम सब जानते हैं कि आज के ज़माने में एक एटम के अंदर बहुत सारे सब पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो यही इकलौता सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं हुआ, ये सबसे छोटा पार्ट नहीं होता है। दूसरा इनका स्टेटमेंट देखो क्या था, सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला, ऑल एटम ऑफ गिवन एलिमेंट इज आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। ये तब की बात है जब इनको आइसोटोप का जानकारी नहीं था। आज हम लोग सब जानते हैं कि अगर हम आइसोटोप्स को सर्च कर लें तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, एलिमेंट तो सेम बनाते हैं बट एटम अलग अलग हो जाता है। आइसोटोपिक लेबलिंग कर दोगे तो सेम शेप, सेम साइज, सेम नेचर नहीं रहेगा, बदल जाएगा। एलिमेंट वही रहेगा बट एटम का नेचर चेंज हो सकता है इन केस ऑफ आइसोटोपिक लेवलिंग। वहां पे आप सब जानते हो कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, C12, C13, C14। तो एलिमेंट तो कार्बन ही है बट एटम क्या होंगे, बदल जाएंगे। इन्होंने कहा था एटम चेंज नहीं होता, सबका मास, शेप, साइज सब बराबर होता है, बट C14 का मास अलग है, C13 का मास अलग है, C12 का मास अलग है, तो आइडेंटिकल नहीं होगा। थर्ड बात बोला, कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस। आप सब रेडियो एक्टिविटी पढ़े होंगे। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, हाई स्पीड का अल्फा पार्टिकल अगर किसी एटम पे हम पटक देते हैं तो क्या करता है, वो न्यू एटम में कन्वर्ट हो जाता है विथ रिलीज ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये स्टेटमेंट कहना अब क्या सही है, अब सही नहीं है। एक एटम दूसरे एटम में कन्वर्टेबल है, डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं बाय द मीन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। सो इनका ये स्टेटमेंट भी, तीसरा स्टेटमेंट भी क्या होता है, गलत हो जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोला, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन नेचर, है ना। फिर यहाँ पर आइसोटोप वाली बात करेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम तो होंगे, ये सही है। डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम होते हैं, ये सही है, बट एक ही एलिमेंट के सारे एटम सेम नहीं होंगे, वो अलग अलग होगा। और एक और 5 के बाद एक और 6 स्टेटमेंट का ये था, केमिकल रिएक्शंस में एटम पार्टिसिपेट करते हैं। छठा स्टेटमेंट इन्हीं का है,
कि केमिकल रिएक्शन जहां होता है वहां पे कौन पार्टिसिपेट करता है, एटम्स, बट ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, एटम पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इनके थियरी में जितनी अच्छी बातें थे उससे ज्यादा इनका डिमेरिट हो गया। तो पहले तो अच्छा था जब तक ये डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की नहीं हुई थी, ये थियरी था, लाइबल था, इसको हम लोग एक्सेप्ट करते थे। बट अभी के डेट में इनकी थियरिया में बहुत सारी कमियां हैं। इन सभी कमियों को हम लोग क्या करेंगे, दूर करेंगे जब पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थियरी हो गया, उसके डिमेरिट्स हो गए। नेक्स्ट अब हम लोग को स्टार्ट करना सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास। हम एटॉमिक मास पे अपना पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर जो केंद्रित होगा वो इसी एटॉमिक मास पे होगा। रिलेटिव एटॉमिक मास बहुत इंपॉर्टेंट है, RAM, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, RAM। कंप्यूटर में एक वर्ड होता है रैम, याद है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो अलग है, ये अलग है। रिलेटिव एटॉमिक मास देखो एक्चुअली होता क्या है। ये ना हम विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 बात करते हैं। कार्बन का मैंने आपको बताया 3 आइसोटोप हैं, C12, C13 और C14, बट यहाँ पे हम सिर्फ C12 की बात करेंगे। नेचुरली अकरिंग जो है, नेचुरल अकरिंग कौन है, C12 है। बाकी जो है उनका परसेंटेज है बहुत कम है, तो उनका हम इग्नोर करेंगे। हम लोग लेके चलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट अपना C12 को। तो देखो क्या बोलता है, इट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ ए सबस्टेंस एंड 1/12th मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। मतलब किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास अपॉन कार्बन 12 के 1/12th पार्ट ऑफ मास का जो डिवीजन होगा, जो रेशियो होगा, वही रिलेटिव एटॉमिक मास है। ये कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में उसके रिलेटिव में हम निकालते हैं विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन 12, इसीलिए इसको रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर आप बात करते हो तो उसके एक एटम का जो मास होगा अपॉन 1/12th मास ऑफ वन कार्बन एटम इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। अब देखो ये जो रेशियो निकालोगे वो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर आएगा। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है भैया, देखो एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों के मास को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स आर नथिंग, दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो एटम का चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास का मतलब नहीं है। तो न्यूक्लियॉन्स के द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ एटम अपॉन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का मास कितना होता है, 12 ग्राम होता है, तो 12/12 कर लोग 1 आ जाएगा, तो टोटल मास ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा। मास ऑफ एलिमेंट किस पर डिपेंड करता है, सोचो, सभी को याद होगा ना, किसी भी एलिमेंट का मास उसके न्यूक्लियस पर डिपेंडेंट होता है। तो 1/12 मास ऑफ कार्बन, तो कार्बन का मास 12 होता है, तो 12/12 कट जाएगा, नीचे 1 आएगा, तो ऊपर जो मास आएगा वो सीधे न्यूक्लियन का मास होगा, उस एलिमेंट के न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के मास के बराबर होगा, एंड दैट इज न्यूक्लियन इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बात समझ में आया कि नहीं आया। ये 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन, तो मास ऑफ कार्बन 12 होता है, तो 12 अपॉन 1/12 करोगे तो नीचे का रेशियो जो है वो 1 आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, और हम सबको पता है जो मास ऑफ एलिमेंट होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, न्यूक्लियन होता है। तो सिंपल क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन जो होते हैं वही रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं। तो हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो न्यूक्लियन की संख्या है, किसी भी एलिमेंट में जो न्यूक्लियन की संख्या होती है वही हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट चलते हैं। अगला हमारा जो है, इसको हम डिफरेंट स्केल पे डिटरमिन करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास को। पहला हमने कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में किया, दूसरा है रिलेटिव एटॉमिक मास विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन स्केल पे भी इसको हम डिटरमिन कर सकते हैं। वो क्या है कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कंपाउंड जिसका हमें निकालना है वो क्या होगा, मास ऑफ वन एलिमेंट ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। तो ये भी न्यूक्लियन के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन का एटम कितना होता है 1, तो हाइड्रोजन रेस्पेक्ट में भी 1 ही आएगा, तो टोटल क्या होगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, तो वो भी न्यूक्लियन के बराबर हो जाएगा। दूसरा विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन स्केल, अगर हम ऑक्सीजन के स्केल पे बात करते हैं तो यहाँ पे मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/16 मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में भी हमें पता है
ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 16/16 करोगे तो नीचे भी 1 आ जाएगा, तो फिर से मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट क्या होगा, न्यूक्लियॉन्स के बराबर ही हो जाएगा। तो सिंपल आपको याद रखना है किसके स्केलिंग में करेंगे, जिसके स्केल में करोगे उसके मास से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हाइड्रोजन होगा तो 1 होता है, 1/1 कोई मतलब नहीं बना। कार्बन होगा तो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कंबाइन करता होगा। ऑक्सीजन होगा तो 1/16 पार्ट से कंबाइन करता होगा, उसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये 3 स्केल है, C12 का स्केल है, हाइड्रोजन का स्केल है और दूसरा आपका ऑक्सीजन का स्केल है। इन तीनों स्केल पे आपने पढ़ा कि रिलेटिव एटॉमिक मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एटॉमिक मास यूनिट AMU। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम कई बार पढ़ते हैं तो AMU में आ जाता है, ठीक है। वैल्यू किस में आता है, एटॉमिक मास यूनिट में। अब इसको कन्वर्ट कर दिया गया है यूनिटरी मेथड में, तो यूनिफाइड मास U से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। एटॉमिक मास यूनिट ये क्या होता है, तो ये आपका देखो क्या होता है, द एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप के बराबर होता है, ठीक है। तो एटॉमिक मास जो है यूनिट मास, इट इज इक्वल टू द 1/12 मास ऑफ कार्बन। अभी डिवाइड करते थे ना, डिवाइड करते तो रिलेटिव एटॉमिक मास निकलता था, ये एटॉमिक मास यूनिट है, ये किसके बराबर होता है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 कर दोगे 12/12 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 AMU के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। अब कार्बन का मास रखोगे 1/12 इंटू कार्बन 12, तो कार्बन 12 का मास कितना होगा 12 ग्राम, तो 12/1/12 इक्वल टू 1, तो 1 AMU उसी को बोलते हैं। अब देखो 1 AMU इक्वल टू क्या हुआ, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम, तो 1 C12 एटम का मतलब आपको निकल गया। तो अब यहाँ पे फिर मास ऑफ 1 न्यूक्लियन इन कार्बन 12 एटम हो जाएगा ना, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन इन कार्बन 12 एटम। एक न्यूक्लियन का जो मास होगा, सबका नहीं, एक न्यूक्लियन का मास ऑफ 1 न्यूक्लियन इन कार्बन 12 एटम इज कॉल्ड AMU। और देखो कितने के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम या 1.66 इंटू 10 के पावर -27 kg। तो ये एक प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, यही आपका प्रोटॉन का मास है। तो 1 AMU इक्वल टू 1.6, ये वैल्यू याद रखना, 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। मतलब कि 1 AMU जो है वो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के बराबर होता है, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन इन कार्बन 12 एटम। तो कार्बन 12 एटम में कई न्यूक्लियन है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। तो किसी एक का, तो एक का मास कितना होता है, अराउंड 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, या केजी में करोगे तो -27 kg होता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU। ये बाद में आपको काम आने वाला है। नेक्स्ट आइए चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जैसे एक AMU को हम आल्सो नोन कैसे जानते हैं, डाल्टन से। पहले इसको किस नाम से जानते थे, डाल्टन। तो डाल्टन को रिप्रेजेंट करते थे DA से। तो 1 AMU इक्वल टू 1 डाल्टन होता है। तो 1 डाल्टन अब बदल गया है, नाउ टुडे AMU हैज बीन रिप्लेस्ड बाय U, स्मॉल u, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिफाइड मास। तो अब कहीं भी लिखा होगा तो 1 AMU इक्वल टू U लिखा जाएगा, ठीक है। 1 AMU इक्वल टू U, जहां पे U इक्वल टू क्या है, यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास, तो याद रहे कि यूनिफाइड मास जो है हमारा वो 1 AMU के बराबर होता है, ठीक है। 1 AMU के बराबर होता है और इसकी वैल्यू सेम है 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम्स। तो ये आपका 1 AMU का वैल्यू हो गया। तो आज के लेक्चर में मैंने यहाँ तक आपको सिखाया AMU क्या होता है, RAM क्या होता है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगा एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास तो आपने सीख ही लिया, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, और एवरेज एटॉमिक मास, वहां से न्यूमेरिकल्स लगाने को आपको क्वेश्चन आएंगे एवरेज एटॉमिक मास से। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा और हमसे जुड़े रहिए, आपको बहुत सारे काम आने वाले हैं इस लेक्चर से, बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।